हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एनिडेशन एंड एलिलोपैथी देखने वाले हैं। यह टॉपिक जो है अरुण कात्यायन बुक से संबंधित है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एनिडेशन एवं एलिलोपैथी। तो इसमें आता है एनिडेशन, अंतरासस्यन के अंतर्गत उगाए जाने वाली फसलों के बीच पूर्वक अंतःक्रिया एनिडेशन कहलाता है। मतलब अंतरासस्यन में जो फसल होता है उनके बीच जो पूरक अंतःक्रिया होती है उसे एनिडेशन कहते हैं। और अंतरासस्यन में क्या होता है कि एक पौधे का प्रभाव दूसरे पौधे पर निश्चित रूप से पड़ता है। यह स्थान और समय दोनों में होता है। तो प्रभाव किस रूप में होता है? स्थान और समय दोनों रूप में होता है। अब स्थानीय एनिडेशन, जब अंतरासस्यों यानी कि इंटरक्रॉप्स के फलक विभिन्न उदग्र तहों में होते हैं, मतलब एक के बाद एक, तब इनके बीच कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन को स्पैटियल एनिडेशन कहते हैं। ऐसे अंतरासस्यों के फलक पत्तियां अलग अलग जो है उदग्र स्तर बनाते हैं। ऊंचे पौधों की पत्तियां सबसे अधिक ऊंचाई पर होती हैं और जिसमें अधिक धूप सहने की क्षमता, तो ऊपर होगा। धूप क्या होता है? ऊपर ही की तरफ तो आता है, तो वो क्या करेगा? अधिक धूप सहने की उसमें क्षमता होगी तथा अधिक वाष्पोत्सर्जन से बचने की क्षमता भी होती है। जबकि छोटे पौधे, छोटे ऊंचाई के जो पौधे होते हैं वो छाया प्रिय होते हैं, अधिक सापेक्षित आर्द्रता सहने की क्षमता रखते हैं और इस प्रकार एक फसल दूसरे फसल को सहायता प्रदान करती है। और बहुस्तरीय सस्यन यानी कि मल्टी स्ट्राइड क्रॉपिंग इसी सिद्धांत पर आधारित है कि मतलब पहले बड़े पेड़, फिर उससे छोटे पेड़, फिर उससे छोटे पेड़। इस पर जो बड़े पेड़ होंगे वो ज़्यादा धूप को जो है सहन करने की क्षमता रखेंगे और उससे कम वाले में जो होता है ये छाया प्रिय होंगे, क्योंकि बड़े पेड़ के नीचे जायज़ सी बात है कि उसके नीचे छाया आएगा। और कुछ ऐसे पौधे भी होने चाहिए जो छाया प्रिय हो। और इसमें जो है मृदा के विभिन्न स्तरों का भरपूर उपयोग और वार्षिक तथा बहुवार्षिक पौधों के द्वारा होता है। अगला था सामयिक एनिडेशन। तो परिपक्वता काल में विशेष अंतर वाले अंतरासस्यों के बीच पूरक अंतःक्रिया को सामयिक एनिडेशन कहते हैं। तो परिपक्वता काल में विशेष अंतर वाले अंतरासस्यों के बीच पूरक अंतःक्रिया को क्या कहते हैं? सामयिक एनिडेशन कहते हैं। बशर्ते कि ऐसे अंतरासस्यों के पोषक तत्व एवं प्रकाश का अधिकतम मान भिन्न हो। अब जैसे मक्का हो गया, मूंग हो गया उसका, और मक्का और उर्द का हो गया, मूंगफली अरहर का हो गया, ज्वार अरहर का हो गया, अरंडी लोबिया का हो गया। तो सामयिक एनिडेशन में क्या कह रहा है कि जो परिपक्वन काल है, मैच्योरेशन जो पीरियड है, उसमें अंतर हो और पोषक तत्व और प्रकाश का जो मांग है वो जो है भिन्न हो। अब अगला आता है एलिलोपैथी। तो फसलों के बीच की अंतःक्रिया दूसरे तरह से भी होती है, जैसे पौधे के द्वारा रसायन का स्राव। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो रसायन का स्रावण करते हैं और किसी एक फसल के द्वारा छोड़े गए रासायनिक पदार्थ दूसरे
फसल पर परोक्ष या अपरोक्ष रूप से पड़ने वाला हानिकारक प्रभाव एलिलोपैथी कहलाता है। कि जैसे कोई एक ऐसा होता है पौधा जो कुछ छोड़ता है, रिलीज करता है, और जिसका इम्पैक्ट क्या होता है दूसरे पौधे पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर जब पड़ता है, तो ऐसे को क्या कहेंगे, तो एलिलोपैथी कहलाता है। अब यह हानिकारक प्रभाव प्रायः एक पौधे की जड़ द्वारा छोड़े गए रासायनिक पदार्थ या किसी प्रजाति के अवशेष के सड़ने से उत्पन्न होता है। ये जो इम्पैक्ट पड़ता है वो किससे पड़ता है, पौधे की जड़ से, या फिर उसका अवशेष अगर सड़ रहा है तो उससे उत्पन्न जो होता है वो जो है प्रभाव डालता है। यह संबंधी पौधों के अंकुरण, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है। इसी कारण कुछ फसलें अंतरासस्यन के लिए अनुकूल नहीं होती हैं, जैसे सनफ्लावर। सनफ्लावर आगामी फसलों के अंकुरण को रोक देता है, अंकुरण नहीं होने देता उसको। और सूरजमुखी का अवशेष सड़न के दौरान एलिलो रसायन उत्पन्न करता है। इसलिए क्या होता है कि सूरजमुखी की कटाई एवं आगामी फसल की बुआई के बीच 15 से 20 दिन का अंतराल रखा जाता है। ऐसा करना आगामी फसल को जो है 2 तरह से लाभ पहुंचता है। पहला आता है आगामी फसल सूरजमुखी के एलिलोपैथी जो होता है प्रभाव से बच जाता है। दूसरा, सूरजमुखी अवशेष के तीव्र सड़न से मृदा में नाइट्रोजन का खनिजीकरण होता है। जब अवशेष सड़ते हैं तो क्या होते हैं, मृदा को उर्वर बनाते हैं। एक कॉन्सेप्ट वो आ रहा। दूसरा, एलिलोपैथी का इम्पैक्ट जो होता है जिससे पौधे के अंकुरण रुक जाते हैं दूसरे पौधे के, उससे जो है पौधा बच जाता है, ये इसमें कहा जा रहा है। अब आता है एलिलोपैथी के प्रकार। तो इसमें आता 2 आता है। पहला आता है ट्रू एलिलोपैथी यानी कि सत्य एलिलोपैथी। दूसरा आता है फंक्शनल एलिलोपैथी या कार्यात्मक एलिलोपैथी। तो ट्रू एलिलोपैथी में क्या होता है, हानिकारक पदार्थ किसी पौधे से उसी अवस्था में निकलता है जिस अवस्था में वह दूसरे फसल पर हानिकारक प्रभाव डालता है। तो कोई पौधा है उससे क्या होगा, उसी अवस्था में निकलेगा जो अन्य फसल का जो होता है हानिकारक प्रभाव डालता है। और उसके बाद सेकंड आता है कार्यात्मक एलिलोपैथी। ऐसे एलिलोपैथी में हानिकारक पदार्थ का पूर्वावस्था यानी कि प्रिसेसर निकलता है, जो बाद में कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा क्रियाशील हानिकारक पदार्थ में बदल जाता है। मतलब पहला प्रिसेसर के रूप में निकलेगा, फिर बाद में क्या होगा, कुछ जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनके द्वारा क्या होगा, ये एक्टिव हो जाएगा और हानिकारक पदार्थ में यह बदल जाएगा। अब एलिलोपैथी जो होता है 2 प्रकार के होते हैं, 2 तरह से जो है प्रभाव डालता है। पहला आता है परसदमक, जिसको एलिडो इनहेबिटेशन कहते हैं। किसी एक प्रजाति द्वारा स्रवित रासायनिक पदार्थ पौधे के दूसरे प्रजाति पर हानिकारक प्रभाव डालता है, लेकिन स्वयं अपने पर नहीं। इसे परसदमक यानी कि एलो इनहेबिटेशन कहते हैं। मतलब ये क्या करता है कि छोड़ेगा पदार्थ, दूसरे को नुकसान हो, लेकिन वो अपने आप को नुकसान नहीं होगा, ठीक है, स्वयं पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसे परसदमक कहते हैं। दूसरा आता है स्वसदमक यानी कि ऑटो इनहिबिटेशन। इसमें क्या होता है, किसी पौधे द्वारा स्रवित जो रासायनिक पदार्थ है उसका स्वयं उसी पौधे पर जो हानिकारक प्रभाव पड़ता है। मतलब वो छोड़ा और उसी के ऊपर नुकसान पहुंचा दिया। कहने का मतलब है अपना सर दीवार में लड़ाने से खुद को भी चोट लगता है, उसका काम ये है। आता है एलिलो रसायन। तो ऐसा रासायनिक पदार्थ जो एलिलोपैथी प्रदर्शित करता है उसे एलिलो रसायन कहते हैं। तो जो रासायनिक पदार्थ एलिलोपैथी प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं, एलिलो रसायन कहते हैं। अब एलिलो रसायन की मात्रा एवं प्रकार पौधे के आनुवंशिक संरचना और वातावरण पर निर्भर करता है कि पौधे का आनुवंशिक संरचना कैसा है, उसका वातावरण कैसा है, उस पर निर्भर करेगा यह एलिलो रसायन। और बहुधा पौधे
अपनी जड़ से कार्बनिक पदार्थ का श्रवण करते हैं, मतलब छोड़ते हैं, लेकिन इनमें कुछ एलिलो रसायन की तरह अपने आस पड़ोस उगे प्रजाति की वृद्धि को रोक देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ऐसा छोड़ते हैं कि मतलब आस पड़ोस की जो है वृद्धि रुक जाए। वॉलनट, कुकुम्बर तथा पीच की जीवित जड़ें कुछ ऐसे ही एलिलोकेमिकल्स का श्रवण करती हैं और कुछ ऐसे रसायन जो है पौधे के वायवीय भाग से स्रवित होता है और वर्षा बूंदों और गिरते पत्तियों या कीटों को धरातल पर पहुंचकर नीचे उग रहे पौधे की वृद्धि को रोक देता है। मतलब इनके द्वारा ऐसे रसायन को छोड़ा जाता है जो क्या करता है, नीचे उग रहे जो पौधे हैं उनकी वृद्धि को रोक देता है। और जैसे यूकेलिप्टस ग्लोब्यूलस, यानी कि तो यूकेलिप्टस में क्या होता है कि पत्तियों से स्रवित रसायन जो होता है सरसों के बीजों के अंकुरण को बुरी तरीके से प्रभावित करता है। इसलिए खेतों में कहा जाता है कि यूकेलिप्टस ना लगाएं और हाइब्रिड को तो रोका ही जाता है, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स वही खींच लेगा तो आपके पौधों फसलों को मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए यूकेलिप्टस ग्लोब्यूलस क्या है, पत्तियों से स्रवित रसायन, उनके पत्तियों से जो रसायन का श्रवण होता है वो सरसों के बीजों के अंकुरण को क्या होता है, बुरी तरीके से प्रभावित करता है। और जब तोरी बीजों की बुआई उक्त पेड़ के नीचे की जाती है और कुछ पौधों के अवशेष के सड़ने से भी, मतलब जब क्या होता है तोरी की जो होता है बुआई इसके नीचे होगा तो जायज़ सी बात है कि प्रोडक्शन नहीं होगा। और कुछ पौधों के अवशेष के सड़ने से भी ऐसे रसायन उत्पन्न होते हैं जिनका हानिकारक प्रभाव अग्रिम जो है फसल पर पड़ता है। जैसे सूरजमुखी के डंठल को बिना जुताई वाले ज्वार के खेत में मल्च के रूप में डालने पर ज्वार की वृद्धि रुक जाती है। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और इसके विपरीत किसी पौधे के द्वारा उत्पन्न हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स भी हैं ऐसे, जैसे पदार्थ का लाभदायक प्रभाव जो है दूसरे पौधे पर पड़ सकता है, जिसे ऋणात्मक एलिलोपैथी कहते हैं। लेकिन लेग्यूम की जड़ गांठ से दूसरे पौधे को नाइट्रोजन मिलना एक ऋणात्मक एलिलोपैथी नहीं है। मतलब कुछ ऐसे जो है एलिलोपैथी का मतलब क्या होता है कि ये नुकसान पहुंचाता है, लेकिन ऋणात्मक एलिलोपैथी क्या होता है, कुछ ऐसे रसायन होते हैं या हार्मोन्स होते हैं जो दूसरे पौधे को जो है लाभ पहुंचाते हैं, तो वो ऋणात्मक एलिलोपैथी हो जाते हैं। और लेग्यूम, लेकिन इसमें लेग्यूम की जड़ के गांठ को जो है काउंट नहीं किया जाता है कि आप जो है ये सोचे कि मतलब लेग्यूम के जड़ की गांठ नाइट्रोजन जो है दूसरे पौधों को मिलता है तो ऋणात्मक एलिलोपैथी, तो वो ऋणात्मक एलिलोपैथी नहीं कहलाता है। कपास प्रभाव, तो कपास की जड़ें मृदा की निचली तह में जाकर वहां के पोषक तत्वों का उपयोग करती हैं और साथ ही पोषक तत्वों की कम मात्रा अपने उपयोग में लाती हैं और आगामी फसल भूमि की ऊपरी सतह के पोषक तत्वों का उपभोग करती है और ऊपरी सतह में पोषक तत्व की मात्रा कपास की जड़ों द्वारा थोड़ी बढ़ा भी दी जाती है। अतः आगामी फसल पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, इसे कपास प्रभाव कहते हैं। तो कहने का मतलब कपास की जड़ नीचे जाके जो है पोषक तत्व लेंगी और जो ऊपरी सतह रहता है उस पर अन्य जो है फसल पोषक तत्व को ग्रहण करता है, तो इससे ना, और बल्कि इसके जगह कपास का जो है कुछ प्रभाव पड़ता है जो ऊपर वाली जो है मृदा सतह को जो है उर्वर बनाता है और फसलों को लाभ पहुंचाता है। इसे कपास प्रभाव कहते हैं। अब ज्वार प्रभाव, तीव्र वृद्धि करने वाले धान्य फसल मिट्टी का क्या होता है, भरपूर दोहन करती हैं। जो वृद्धि तीव्र करता है वो मृदा का जो है उसी प्रकार से भरपूर दोहन करता है। और इसके जो होता है अधिक कार्बन नाइट्रोजन रेशियो वाले डंठल तथा अवशेषों के सड़ने में भी ज़्यादा वक्त लगता है
और सड़न प्रक्रिया के क्रम में मृदा नाइट्रोजन का कुछ भाग सड़न में कार्यरत सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा अपने विकास में ग्रहण किया जाता है। जो काम करेगा वो खाएगा ही, तो वो नाइट्रोजन खा रहा है, इसमें जो जीवाणु उसको सड़ा रहे हैं। और जिससे क्या होता है, मृदा में तत्क्षण नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, मतलब कुछ समय के लिए, और इससे स्थिरीकरण यानी कि इमोबिलाइजेशन कहते हैं। और आगामी फसल को शुरुआती दौर में नाइट्रोजन की कमी से जो है गुजरना पड़ता है। जो आगे फसल उगाया जाएगा उसे क्या होगा, नाइट्रोजन की कमी से जोता है उसको कुछ समय के लिए गुजरना पड़ता है, क्योंकि जीवाणु फिलहाल उपयोग कर रहे हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण ज्वार है। सोरघम इफेक्ट कम उर्वर मिट्टी में ज़्यादा देखने को मिलता है। और रागी का अपवाद, रागी क्या है, इसका अपवाद है, क्योंकि इसका अवशेष तुरंत सड़ जाता है। और सोरगम इफेक्ट से बचने के लिए आगामी फसल में प्रथम बार उर्वरक डालने के क्रम में 25% जो है नाइट्रोजन अधिक डालना चाहिए, जिससे क्या हो, सड़न प्रक्रिया तीव्र हो। अब अगला आता है लेग्यूम प्रभाव। लेग्यूम के जड़ की गांठें एवं अवशेष सड़ने पर मिट्टी में नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। लेग्यूम के जड़ की गांठ और जो अवशेष सड़ेगा तो क्या होगा, मिट्टी में नाइट्रोजन उपलब्धता जो है बढ़ेगी। और लेग्यूम क्या होता है, मृदा फास्फोरस को अवशोषित कर उसे कार्बनिक फास्फोरस में बदलता है। लेग्यूम मृदा फास्फोरस को कन्वर्ट करता है, किसमें, कार्बनिक जो है फास्फोरस में बदलता है। और इस तरह अकार्बनिक जो है फास्फोरस को फास्फोरस में बदलकर लेग्यूम जो है मृदा फास्फोरस के अघुलनशील रूप को आगामी फसल के लिए उपलब्ध कराता है। और धान्य फसल की अपेक्षा लेग्यूम की जड़ में धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है, और जिससे यह द्विआवेशित धनायन जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम का अवशोषण अधिक करता है। जबकि धान्य फसलें एकल आवेशित जो है जैसे पोटेशियम का, और अतः जो होता है धान्य फसलें एवं लेग्यूम फसलों में प्रतियोगिता नहीं के बराबर होती है। और ज़्यादातर लेग्यूम में कुछ छाया भी बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। और इन्हीं सभी कारणों से किसी भी फसल चक्र एवं सघन सस्यन प्रणाली में लेग्यूम का समावेश आवश्यक होता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।